Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about constraints and types of constraints. सबसे पहले हम देखते हैं कि constraints क्या हैं. Constraints का अगर हम literal meaning इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसको हम कहते हैं कि हद बांध देना या किसी चीज़ के लिए एक हद मुकर्रर कर देना. तो सम टाइम जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी जो मोशन है उसके लिए भी हम कुछ लिमिट्स रख देते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अलोंग सम स्पेसिफिक डायरेक्शन या अलोंग ऑन अ स्पेसिफिक सरफेस. यानी हम लिमिटेड कर देते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये सिर्फ इस स्पेसिफिक पाथ के अलोंग मूव कर सकता है, इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता. या सम टाइम हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि जो पार्टिकल है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सर्टेन सरफेस के ऊपर मूव कर सकता है, इसके अलावा वो इनसाइड द सरफेस नहीं जा सकता या उस सरफेस के ऊपर या बाहर की तरफ मूव नहीं कर सकता. तो किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन जो हम किसी पार्टिकल के मोशन के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर लगाते हैं उसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं. कंस्ट्रेंट का मतलब कि बेसिकली उसके ऊपर एक पाबंदी लगा देना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में या किसी स्पेसिफिक शेप में कि ये पार्टिकल या तो इस स्पेसिफिक पाथ के अलोंग ही मूव कर सकता है, किसी और पाथ को अडॉप्ट नहीं कर सकता, या किसी एक सरफेस के ऊपर. फॉर एग्जांपल हम एक स्फीयर उसको दे दें कि ये जो पार्टिकल है इसने इस स्फीयर के ऊपर ही मूव करना है, स्फीयर के इनसाइड या अपवर्ड डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करना, सिर्फ स्फीयर की सरफेस के ऊपर ही ये मूव कर रहा है. तो इस किस्म की जो कंडीशंस हम लगा देते हैं दे आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स. तो द लिमिटेशंस ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स एंड सच अ मोशन इज़ कॉल्ड कंस्ट्रेंड मोशन. जब कोई पार्टिकल कुछ लिमिट्स के अंदर रह के मूव कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि इसकी जो मोशन है दैट इज़ कंस्ट्रेंड. अब कंस्ट्रेंड मोशन क्या है? कंस्ट्रेंड मोशन इज़ अ मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड आर्बिट्रेरीली इन एनी मैनर. एक ऐसी मोशन या एक ऐसी हरकत जिसमें हम पार्टिकल को आज़ाद नहीं छोड़ते कि वो किसी भी डायरेक्शन में, आर्बिट्रेरीली का मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से मूव करे. जब हम उसको फ्रीडम नहीं देते हैं मूव करने की तो उस वक्त हम कहते हैं कि इसकी जो मोशन है दैट इज़ कंस्ट्रेंड मोशन. अब जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये हम क्यों अप्लाई करते हैं, किस वजह से हम उस मोशन को लिमिटाइज करते हैं, तो उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं. कि आपने देखा होगा कि हम जब भी मैकेनिक्स को डिस्कस करने लगते हैं सबसे पहले हम किसी भी बॉडी के लिए या किसी पार्टिकल के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन सेट करते हैं. उस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए, जो कि यूजली हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के फॉर्म में या फिजिकल टू एम ए की फॉर्म में ड्राइव की थी, वो एक जनरल फार्मूला है किसी भी बॉडी के लिए. इसी तरह हर बॉडी के लिए हम सेपरेटली भी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं और उस इक्वेशन की मदद से फिर हम उस ऑब्जेक्ट के लिए उसके डिस्प्लेसमेंट का फाइंड करते हैं, उसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटीज़ फाइंड करते हैं. यानी डिफरेंट उसका जो बिहेवियर है ऑब्जेक्ट का कि वो जब मूव कर रहा होता है तो उस वक्त उसका बिहेवियर किस तरह का होता है वो बेसिकली हम स्टडी करते हैं उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से. अगर आपको याद हो तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वेव्स एंड ऑसिलेशन में आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक इक्वेशन ड्राइव करते थे और उस इक्वेशन की मदद से फिर फर्दर आप उसके लिए डिफरेंट कभी वेलोसिटी का, कभी एक्सेलरेशन का, कभी टाइम पीरियड का, कभी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव करते थे. तो किसी भी बॉडी के लिए हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं और उसके बाद उसके डिफरेंट पैरामीटर्स, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारी चीज़ें हम उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिमिटाइज नहीं रखते हैं किसी एक डायरेक्शन में तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जब मूव करेगा तो उसकी हर तरह की जो मोशन है उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, उसको अकाउंट में लेना पड़ेगा उसकी इक्वेशन ड्राइव करते हुए. यानी वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो हमने ये देखना है कि जब लेफ़्ट की तरफ जाएगा तब क्या बिहेवियर होगा, राइट की तरफ जाएगा तब क्या बिहेवियर होगा, सर्कल में मूव करेगा तब का बिहेवियर होगा. तो अगर आप उसको आज़ाद छोड़ देते हैं, इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेगा और हर डायरेक्शन को कंसीडर करके आपको उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी पड़ेगी. लेकिन जब आप किसी सिस्टम के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं, लिमिट्स लगा देते हैं, उस वक्त क्या होता है कि उसकी जो मोशन है वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जो है वो
महदूद होकर रह जाती है। तो जब उसकी जो मोशन है वो लिमिटाइज हो जाती है तो आपके लिए फिर उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना या मैथमेटिकल स्टेप्स को जो सॉल्व करना है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अपनी मैथमेटिक्स को सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, फिर हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स, हमने कहा ये लिमिटेशंस हैं, तो किस तरह की लिमिटेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक बीड है जिसको आप एक वायर के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, बीड आप एक मोती कंसिडर कर लें कि एक मोती है, उसको आपने धागे में पिरोया हुआ है और वो जो स्ट्रिंग है आपकी या जो वायर है उसके ऊपर वो आपका जो बीड है वो बेसिकली मूव कर रहा है। अब ये जो बीड है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लाइक देखें अभी जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसके लिए अलाउड है। लेकिन ये बीड ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो वर्टिकल मोशन थी ये जो है वो हमने इसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी, इसके लिए मना कर दी, इसको इस चीज़ से रोक दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, एक लिमिटेशन लगा दी कि ये जो बीड है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे पास कंस्ट्रेंट की एक एग्जांपल है। सिमिलरली जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के जिनको हमने एक सिलेंडर के अंदर फॉर एग्जांपल इंक्लोज किया हुआ है, अब वो सिलेंडर के अंदर रहते हुए रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, सिलेंडर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द सिलेंडर जो है वो मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स के लिए हमने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया कि इस स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर ही ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, इस डिस्टेंस से बाहर जो है वो ये नहीं जा सकते या सिलेंडर से बाहर नहीं जा सकते। तो वहाँ पे भी उन मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है उसको हमने लिमिटाइज कर दिया, ये भी हमारे पास कंस्ट्रेंट की एग्जांपल है। और अगर आपके पास एक पार्टिकल है विच इज़ मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो वो जो पार्टिकल है वो उसकी स्फीयर के अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर मूव कर सकता है। और इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके पास है कि जैसे हम अर्थ के ऊपर मूव करते हैं, अर्थ को हम सब कहते हैं ना कि अर्थ जो है ये भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मूव कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड द अर्थ जो है वो हम नहीं जाते, ज़मीन के नीचे हम लोग नहीं जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, एक हम पे पाबंदी आयद हो गई कि हम सिर्फ और सिर्फ इस स्फीयर की अपर सरफेस के ऊपर या आउटर सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हैं जहाँ मर्जी, लेकिन इनसाइड द स्फीयर आप मूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपकी जो मोशन है ऑन द अर्थ ये भी बेसिकली कंस्ट्रेंड है, रिस्ट्रिक्टेड है, उसको भी एक लिमिट के अंदर रखा गया है। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने कंस्ट्रेंट्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, लेकिन जो दो मेजर टाइप्स हमारे पास दैट आर होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। और होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स जो है इनको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं स्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट्स और रियोनोमिक कंस्ट्रेंट्स में। अब हम इन चारों टाइप्स को डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फर्स्ट वी हैव होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? ऐसे कंस्ट्रेंट्स जिनको सिंपली हम कंस्ट्रेंट बेसिकली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं ना तो उसको हम एक इक्वेशन की मदद से एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते हैं। वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन बता रही होती है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या लिमिटेशन है। तो अगर हम लिमिट लगाएं उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अगर हम लगाएं, जिस तरह हमने एक बीड की एग्जांपल ली थी, तो बीड में क्या था, वो उसकी डिस्टेंस पे हम उसकी जो पोजीशन थी उस पर हमने लिमिटेशन लगाई थी ना कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो मूव कर सकता है, वर्टिकल पोजीशन में मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब वहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व थे। तो जब आप पोजीशन के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर आप लिमिटेशन लगाते हैं तो उसको हम होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंस्ट्रेंट जिनके लिए हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन को लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम, यानी उस पर जो हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, जो लिमिट लगाई है, वो या तो उसके पोजीशन के ऊपर है कि उसकी पोजीशन को हमने लिमिट कर दिया कि ये यहाँ से यहाँ तो जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता, और टाइम जो है टाइम का फंक्शन भी हो सकता है, यानी सम टाइम
हम पोजीशन को टाइम के रेफरेंस से मेजर कर रहे होते हैं कि इतने टाइम में ये कहाँ पे पहुँचा है, इतने टाइम में ये कहाँ पे पहुँचा है। तो अगर आप कंस्ट्रेंट्स इस तरह से अप्लाई करते हैं कि आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, दैट इज़ R1 R2 एंड R3 एंड टाइम, तो उन कंस्ट्रेंट्स को हम होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब पोजीशन पे डिपेंड करने का क्या मतलब है कि वो जो हमने लिमिट लगाई है कंस्ट्रेंट, उसका सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन से ताल्लुक़ है। हम उसकी वेलोसिटी पे किसी किस्म की लिमिट नहीं लगा रहे, हम उसके एक्सेलरेशन पे किसी किस्म की लिमिट नहीं लगा रहे, हम उसके फर्दर किसी भी किस्म की जो मोशन है उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे सिवाय उसकी पोजीशन के। तो अगर कोई कंस्ट्रेंट है जो हमने पोजीशन पे लगाया है तो दैट इज़ कॉल्ड होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। और उसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके पास है दैट इज़ रिजिड बॉडी। हम कहते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी कोई भी हार्ड बॉडी है उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे कायम रहते हैं। ठीक है, तो यानी आप अगर दीवार को पुश कर रहे हैं तो दीवार क्या है, ये अपनी जगह पे कायम रहेगी, इसके पार्टिकल्स अपने डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आप ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करें, यानी आप इतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें कि दीवार टूट ही जाए। तो रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं, ऐसी बॉडीज़ जो डी फॉर्म नहीं होती हैं, अपनी शेप नहीं बदलती, या उसमें दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कभी भी नहीं बदलता। तो इसके ऑपोजिट हमारे पास इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रबर है, तो रबर को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं ना, इसीलिए उसकी जो लेंथ है वो पहले से लंबी हो जाती है। तो जो रिजिड बॉडीज़ हैं उनकी लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती, वो सिर्फ टूटती हैं जब आप अल्टीमेट फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पत्थर है, अगर आपके पास स्टोन है किसी किस्म का, तो वो रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी के लिए क्या कंस्ट्रेंट है, क्या लिमिट है कि उसके दो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये भी हमारे पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की एग्जांपल है कि उन पार्टिकल की पोजीशन को फिक्स हमने कर दिया कि अगर आई पार्टिकल एक जगह पे पड़ा हुआ है तो वो वहीं पे मौजूद रहेगा, अगर जे पार्टिकल एक सर्टेन पोजीशन पे है तो वो वहीं पे रहेगा, वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। तो पोजीशन पे हमने लिमिट लगाई है, तो ये भी हमारे पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। और इसकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को हम लिखते हैं आर ऑफ आई माइनस आर ऑफ जे स्क्वेयर, यानी आयत पार्टिकल और जे पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम आर आई माइनस आर जे से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको हम आर आई जे भी लिख सकते हैं। स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो कैपिटल आर है यहाँ पे ये हमारे पास है सेंटर ऑफ मैस है बेसिकली उस रिजिड बॉडी का या उस सिस्टम का। तो ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन हमें बताती है कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है उनको फर्दर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास स्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हैं और रियोनोमिक। अब इसमें फ़र्क क्या है कि जो स्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, टाइम पे डिपेंड नहीं करते, यानी टाइम के चेंज होने से उस लिमिट पे उस बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो बॉडी जो है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ती है या अपनी स्टेट में चेंज नहीं लाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी जिस बॉडी पे आपने लिमिट अप्लाई की है उसमें टाइम के लिहाज से चेंज नहीं आता, या वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब रियोनोमिक कंस्ट्रेंट जो है इसके ऑपोजिट है, इसमें हमारे पास वो सारी कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे जिसमें हमने लिमिट जो है वो पोजीशन के साथ साथ टाइम पे भी लगाई है, यानी इसमें हम टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट कर देते हैं उस चीज़ को। इसमें जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस होती हैं वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन इसमें जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं वो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करती है। अब पहले इसकी एग्जांपल देखें, फिर हम इसको एक फिगर से भी इलस्ट्रेट करते हैं, फर्दर क्लियर हो जाएगा। अगर हम बीड की एग्जांपल लें, अगेन जो बीड स्लाइड कर रहा था वायर के ऊपर, उस वायर को अगर हम दोनों एंड से फिक्स कर दें तो उस वक्त वो टाइम बदलने के साथ भी वो स्ट्रिंग जो है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेगी और वो जो बीड है वो वहीं पे मूव करता रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रेंट है बीड के ऊपर हमने लगाया वो बेसिकली स्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट हो जाएगा। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ चेंज हो सकती है, सिंपल पेंडुलम के केस में हम पढ़ते हैं
कि जो आपके पास लेंथ होती है उसकी स्ट्रिंग की, वो चेंज हो सकती है विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से उसकी लेंथ एक्सटेंड करती है, जब टेम्परेचर कम होता है तो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो अगर टाइम के साथ उस पेंडुलम की, यानी टाइम मतलब सीजनल अगर चेंज आता है, टेम्परेचर बढ़ता है कुछ टाइम के बाद, तो कुछ टाइम के बाद उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर सर्दी हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है आफ्टर सम टाइम, तो उस वक्त उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। इसका मतलब वहाँ पे जो उस स्ट्रिंग पे हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, वो उसकी पोजीशन पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो उसकी पोजीशन है वो इट्स सेल्फ एक फंक्शन है टाइम का, यानी टाइम के साथ उसकी जो लेंथ है वो बदल रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पे टाइम पे भी हम लिमिट लगा देते हैं, दैट इज़ रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। अब ये फिगर आपको फर्दर इलस्ट्रेट करेगी। अगर आप ये लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर देखें तो ये आपके पास स्क्लेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो बॉडी है ये अपनी जगह को नहीं बदलती है चाहे कितना भी टाइम गुजर जाए। यानी बीड की अगर आप एग्जांपल ले लें तो लेट्स से कि ये उस बीड की ट्रेजेक्ट्री है, वो इसमें एक जगह से इस तरफ मूव करता है, स्ट्रिंग में भी यहाँ से इस तरफ मूव करता है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, यानी टाइम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे फिक्स रहती है, तो इसका जो पाथ है या जो ट्रेजेक्ट्री है वो इस तरह से बनेगी। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम इसी बीड को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं, ठीक है, या इसकी पोजीशन ये अपनी जगह बदलती रहती है आफ्टर सम टाइम, तो उस वक्त आपके पास जो ट्रेजेक्ट्री है वो कुछ इस तरह से बनेगी। यानी ट्रेजेक्ट्री तो वही है, बीड ही यहाँ पे मूव कर रहा है, लेकिन ये जो इसकी पोजीशन है आपके पास स्ट्रिंग की, ये भी शिफ्ट हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, यानी किसी टाइम पे ये यहाँ पे मौजूद है, आफ्टर सम टाइम ये किसी और पोजीशन पे मूव कर जाती है, फिर किसी और पोजीशन पे, फिर किसी और पोजीशन पे, यानी इसमें टाइम के लिहाज से भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जब हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखेंगे तो हम इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ यहाँ पे टाइम भी मेंशन करेंगे। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ अगर टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ लेंथ वेरी करती है, तो वो आपके पास रियोनॉमिक एग्जांपल है। और दूसरी साइड पे अगर आप एक बीड को फिक्स कर देते हैं एक जगह पे, तो उस वक्त उसके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आता है, यानी टाइम के साथ वो अपनी जगह नहीं बदलती है, पोजीशन नहीं बदलती है, तो आपके पास स्क्लेरोनॉमिक जो कंस्ट्रेंट है उसके एग्जाम्पल है। और ये जो दोनों टाइप्स हैं आपके पास, ये बेसिकली होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट की फर्दर सब टाइप्स हैं, जिसको हमने कहा था कि उसमें होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट वो कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको आप सिर्फ पोजीशन के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाते हैं, या उसकी जो इक्वेशन है कंस्ट्रेंट इक्वेशन, उसको आप पोजीशन के फंक्शन के तौर पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है इसकी, विच इज़ नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। अब होलोनॉमिक में हमने कहा कि जो आपके पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन है दैट इज़ ओनली पोजीशन डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रेंट्स हमारे पास ऐसे हों विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम आर कॉल्ड नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। यानी कंस्ट्रेंट्स अगर आपके पास ऐसे हैं कि वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते, या वो ऑब्जेक्ट ही ऐसा है, उसकी मोशन ही इस तरह की है कि आप उसकी पोजीशन पे लिमिट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे कि ये जो कंस्ट्रेंट है दैट इज़ नॉन होलोनॉमिक। ठीक है, अब अगर वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता तो फिर हमने कंस्ट्रेंट्स किस चीज़ पे लगाने हैं, तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि हम उसकी वेलोसिटी के ऊपर, उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर उसके हम जो है वो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम इसको वेलोसिटीज़ के टर्म में डिफ़ाइन करते हैं कि जो कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन है हमारे पास वो बेसिकली फंक्शन होती हैं वेलोसिटी का, और उनकी जो वेलोसिटी है उसको हम एक और तरह से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं दे आर इररिड्यूसिबल फंक्शंस ऑफ वेलोसिटीज़। इररिड्यूसिबल का मतलब कि उसको फर्दर आप, यानी जब आप इक्वेशन ड्राइव करते हैं समटाइम आप एक्सेलरेशन की मदद से आप उसका इंटीग्रेट करके उसको वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, फिर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, इनको फर्दर रिड्यूस करके, यानी वेलोसिटी तक जब ये चीज़ पहुंच जाती है तो वेलोसिटी से आगे उसको हम पोजीशन की फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, या इनकी जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास वेलोसिटी डिपेंडेंट होती हैं, हम वेलोसिटीज़ के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कि आपके पास एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। एक जैसे हमने अर्थ की एग्जांपल ली थी कि अर्थ में भी आप लिमिटेड होते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पे मूव कर सकते हैं,
इनसाइड द अर्थ जो है वो हम नहीं जा सकते। तो ये जो आपके पास कंस्ट्रेंट है ये भी नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट किस तरह से है कि लेट्स से कि आपके पास जो स्फीयर है उसका रेडियस ए है और जो पार्टिकल आपने उसकी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है उसका उस स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर। तो अगर तो पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव करता है तो अगर ये अलोंग द सर्कल मूव कर रहा है उस वक्त तो इसका जो पोजीशन वेक्टर मतलब इस बाउंड्री से ओरिजिन जो कि सेंटर है वहाँ तक का डिस्टेंस आर और सर्कल का रेडियस ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। लेकिन अगर आपका जो पार्टिकल है वो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो उस केस में जो डिस्टेंस आपने इसका जो रेडियस है उसको हमने ए का नाम दिया है और इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर उस डिस्टेंस को हमने आर का नाम दिया। अब ये जो आर डिस्टेंस है ये आप देख सकते हैं जो आर डिस्टेंस है बेसिकली ये ज़्यादा है और जो ए है आपके पास यानी रेडियस है स्फीयर का ये कम है। तो इसका मतलब आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। जब वो सर्कल के अंदर बॉडी मूव कर रही होती है तो उस वक्त आपके पास उसका पोजीशन वेक्टर और रेडियस जो है वो एक ही चीज़ होती है। उसको हम पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, रेडियस वेक्टर कह सकते हैं, सेम नेम असाइन करते हैं। लेकिन जब वो सरफेस ऑफ स्फीयर पे मूव कर रहा है आउटर सरफेस पे और इससे थोड़ा ऊपर भी मूव कर सकता है तो उस केस में उस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर जो बेसिकली पार्टिकल से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक का जो डिस्टेंस होगा वो जो आपके पास आर वैल्यू है वो इसके रेडियस से हमेशा बड़ी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वेयर इज ग्रेटर और इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर अलोंग द सर्कल कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो उस वक्त हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं आर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। या हम लिख सकते हैं कि आर स्केयर जो है वो ए स्केयर के बराबर होता है। तो वो जो आपके पास कंडीशन होगी दैट इज़ होलोनोमिक। लेकिन जब आपके पास किसी भी पार्टिकल की जो इक्वेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन इक्वालिटी, इक्वल साइन के साथ नहीं बल्कि ग्रेटर या लेस साइन के साथ, तो उसको भी हम नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट जो है वो कंसीडर करते हैं। सो इनइक्वालिटीज़ आर क्लासिफाइड एज नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे पास फैक्ट है कि हम जितनी भी इनइक्वालिटीज़ होंगी उनको हम इनइक्वालिटीज़ का मतलब जिसमें इक्वल साइन नहीं बल्कि लेस देन या ग्रेटर साइन इन्वॉल्व होगा किसी इक्वेशन के अंदर तो वहाँ पे उसको हम हमेशा नॉन होलोनोमिक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब उसकी एक सिंपल सी रीज़न हमने यहाँ पे बताई है कि जिस तरह से इक्वालिटी यानी इक्वालिटी जिस तरह से उस ऑब्जेक्ट की मोशन को लिमिटाइज करती है इनइक्वालिटी उस तरह से उसकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, पाबंद नहीं करती। अब देखें कि ये एक आपके पास ऑरेंज में जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जो कि नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इस पर्पल वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब अगर तो हम कहें कि डेल्टा ज़ीरो है, डेल्टा ज़ीरो का मतलब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये बिल्कुल इसकी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है और एक परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी डेल्टा को हम ज़ीरो ना रखें बल्कि हम ग्रेटर देन या लेस देन ज़ीरो रखें तब आप देखें क्या इफेक्ट होता है। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है इसका मतलब वो जो अब आपका जो पार्टिकल है ऑरेंज वाला ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ लिंक्ड नहीं है बल्कि उससे थोड़ा ऊपर पड़ा हुआ है। अब जब ये थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो क्या ये ऑरेंज वाले जो आपका पर्पल ऑब्जेक्ट है इस पर किसी किस्म की फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो होने से और इफेक्ट आ रहा था लेकिन जब आपने ग्रेटर देन ज़ीरो किया तो फोर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और अब आप लेस देन ज़ीरो करेंगे इसका मतलब वो पार्टिकल उसके अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, यानी स्फीयर के अंदर तक जो है वो उसके अंदर वो आप यूँ कह लें कि प्रोपिगेट कर गया उसके अंदर। तो यहाँ पे जो डेल्टा है ये लेस देन ज़ीरो है यानी जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान वो ज़ीरो से भी कम। अब देखें कि अगर इक्वल टू ज़ीरो यानी इक्वालिटी आती है तो उसका इफेक्ट टोटली डिफरेंट है। और अगर आप ग्रेटर देन ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो डिस्टेंस रखते हैं तो एक जगह पे फोर्स बिल्कुल ही ख़त्म होगी और एक वो चीज़ है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब जो इक्वालिटी है वो अगर उसको हम कंस्ट्रेंट ले सकते हैं यानी वो लिमिटाइज जिस तरह से करती है ऑब्जेक्ट के मोशन को, इनइक्वालिटीज़ पोजीशन को उस तरह से लिमिटाइज
नहीं करती, या इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। तो जो इनइक्वालिटीज़ होंगी, यानी जहाँ पे आपने पोजीशन को डिस्क्राइब किया हुआ है, यानी पोजीशन पे कंस्ट्रेंट लगाया है, लेकिन वो कंस्ट्रेंट आपने इनइक्वालिटी की फॉर्म में लगाया है, इसका मतलब वो उसकी पोजीशन को उस तरह से लिमिटाइज नहीं करता जिस तरह के एक इक्वल साइन करता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इक्वल के साथ इफेक्ट हो रहा है, आपके पास इनइक्वालिटी के साथ इफेक्ट और है। तो जितनी भी इनइक्वालिटीज़ होंगी उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये पोजीशन पे किसी किस खास किस्म की लिमिटेशन नहीं लगाती। तो जब वो पोजीशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, तो उस वक्त हम उसको होलोनोमिक की बजाय नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं। तो जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स की कैटेगरी में आती हैं।